पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या करने वाली हैं, इसे लेकर अब पूरा देश घबराया हुआ है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक, जो 10 जून को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव को देखने के बाद पूरे देश की नींद उड़ गई। इस प्रस्ताव में जिक्र होना था ऑपरेशन सिंदूर का, इस प्रस्ताव में जिक्र होना था पहलगाम की घटना में पाकिस्तान की बर्बरता का, लेकिन ये दोनों ही चीज़ उस प्रस्ताव से गायब थी। अलबत्ता से प्रस्ताव में ये कहा गया कि जो घटना 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई वो अमानवीय घटना थी, जिसकी निंदा की गई। और जो दूसरी लाइन इस प्रस्ताव में लिखी गई थी उसमें ये बताया गया कि भाई भारत की जो सेना है उसने अपने शौर्य का परिचय दिया। एक तो ये बात, और दूसरी बात अब आई है अभिषेक बनर्जी को लेकर। वो अभिषेक बनर्जी जो भारत के उस डेलीगेशन में शामिल थे, जो डेलीगेशन दुनिया के 33 देशों में गया था और पाकिस्तान को बेनकाब करके आया था। वो डेलीगेशन जिसने 33 देशों में ये बताया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। अभिषेक बनर्जी उस डेलीगेशन में शामिल थे जिसके मुखिया, जिसका नेतृत्व जेडीयू एमपी संजय झा कर रहे थे, और सलमान खुर्शीद भी उनकी टीम में शामिल थे। और 5 देशों की उन्होंने यात्रा की थी और 5 देशों में उन्होंने सरकार की खूब तारीफ की थी, सरकार के कदमों की तारीफ की थी। जैसे भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद जो फैसले लिए थे, चाहे वो कूटनीतिक फैसले हों, चाहे वो सिंधु जल समझौता को लेकर फैसले हों, व्यापार के बंद करने को लेकर हो, और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद का जिक्र था। ये तमाम चीज़ें विदेश में घटी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि विदेश में जो नेता भारत की सरकार की तारीफ कर रहे थे, जो नेता भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो आक्रामक रवैया उसकी तारीफ कर रहे थे, नीति की तारीफ कर रहे थे, देश में वापस आते हैं तो इनको क्या हो जाता है कि ये राष्ट्रवाद किनारे रख देते हैं, राष्ट्रवाद भूल जाते हैं। मोदी सरकार और देश की सेना, देश की सरहद, हर ओर हर मोर्चे पर ये खामी ढूंढने लगते हैं, निशाना साधने लगते हैं, और वही हाल अब अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने, मैं आपको बता देता हूँ, 4-5 सवाल दागे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा कि 33 देशों की यात्रा करने के बाद कितने देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो आतंकी पहलगाम घटना में शामिल थे उनका क्या हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि भाई भारत को क्या हासिल हुआ इस पूरे डेलीगेशन से। सवाल ये उठ रहा है कि खुद अभिषेक बनर्जी जिस डेलीगेशन में शामिल थे, जिन देशों में वो गए हैं, वहाँ उन्होंने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत को क्या क्या हासिल हुआ इस पूरे ऑपरेशन से। भारत आते ही वो अभिषेक बनर्जी इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो क्या ये जो दावा किया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर सीधे से दबाव बना दिया कि अगर आपको टीएमसी के भीतर राजनीति करनी है तो ये जो राष्ट्रवाद का आपका रंग है ना, इसे आप विदेश में आप छोड़ आइए, और टीएमसी में राजनीति करनी है तो आपको टीएमसी की उस तुष्टीकरण की राजनीति पर रंग को रंगना होगा, जिसके सहारे मैं 3 बार से चुनाव जीतते आई हूँ। अब देखो भैया, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अलग अलग का मिजाज हम आपको बता देते हैं कि होता क्या है। अब गोवा में समुद्र के किनारे आप रहोगे तो वहाँ का मिजाज अलग होगा, मंदिर में आप रहोगे तो वहाँ की मानसिकता आपकी अलग होगी, ठीक है ना। आप एक बार के अंदर बैठोगे तो वहाँ की विचारधारा अलग होगी। सभी जगह की विचारधारा जो होती है व्यक्ति की बदल जाती है स्थान और समय काल की परिस्थिति के हिसाब से। मैं इसको कंपेयर इस तरह से करता हूँ, और उसमें होता है व्यक्ति वहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं विचारधारा बहुत ही साधु प्रवृत्ति का होगा। जो साधु तो वैसे यहाँ जाएगा ही नहीं, लेकिन बहुत ही साधु प्रवृत्ति के होंगे जो इन तीनों जगह पर जाने के बाद उनकी एक जो विचारधारा है एक जैसी रहेगी। तो राजनीति में तो विचारधारा का विशेष महत्व होता है, और राजनीति में विचारधारा परिवर्तित भी होती रहती है। कैसे परिवर्तित होती है? समय देखकर। अगर आप मानिए कि समय अनुकूल नहीं है तो वो विचारधारा बदल भी देते। हुआ क्या है कि जब ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो हम इंडियन हैं और हम इंडिया की टीम से हैं, ये पूरे अंदर में दिलो दिमाग में जब ये गए विदेश में तो भर दिया गया था। तो बिल्कुल भारत की बात बोल रहे थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी वाणी से बिल्कुल भारत के लिए बातें निकल रही थी। लेकिन जैसे वो आए और दीदी ने उनको बुलाया कि अभिषेक तुमने ये क्या कर दिया, तुमको काहे के लिए हम भेजे थे, तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, काहे ये बिल्कुल बड़ाई कर रहे थे कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये अगर तुम इसकी बड़ाई, भारत की बड़ाई कर रहे हो तो मोदी की बड़ाई होगी, और नहीं समझ पा रहे हो कि मोदी की बड़ाई का मतलब समझते हो। वो लगातार पश्चिम बंगाल में उनका जो बीजेपी है मजबूत होती जा रही है, कितनी मुश्किल आएगी, तुमको राजनीति नहीं करना क्या, तुमको दोबारा सांसद नहीं बनना क्या? इस तरह से डांटा गया।
और डांटने के बाद कहानी क्या है, पलट गई। देखो ये हम राजनीति में इन ममता बनर्जी को बहुत पहले से देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने किस तरह से वामपंथी पार्टी को अलग करके, सरकारों को ध्वस्त करके उन्होंने अपनी जमीन तैयार की थी, और बहुत ही तेज तर्रार नेत्री रही है ममता बनर्जी, और लगातार इस तरह से तेज तर्रार रवैये की वजह से ही उनकी पश्चिम बंगाल में सरकार बनी। लेकिन अब कुछ समय से आप देखिए, ओवरऑल मैं बोलता हूँ कि 14 से समझ लीजिए, जैसे बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद जो है जिस तरह से पश्चिम बंगाल, हालांकि बीजेपी प्रयास करती थी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने का, लेकिन वो ममता बनर्जी के जिस तरह से स्वभाव था उसके वजह से वो नहीं घुस पाती थी। लेकिन अब मौका मिला, और जब मौका मिला तो धीरे धीरे बीजेपी ने वहाँ घुसना शुरू कर दिया। पहले तो सीटों का आप क्रम समझिए, 1-2 सीटें आई, उसके बाद अभी ये पिछला जो विधानसभा चुनाव था वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा बीजेपी का, और लगातार परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। और आप ये देखिए कि वहाँ की जो घटनाएं हुई हैं पश्चिम बंगाल में वो बेहद चिंताजनक है, और उसमें मौका मिला, केंद्र सरकार को मौका मिला, बीजेपी को मौका मिला, और अन्य दलों को भी मौका मिला कि पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा जाए, ममता बनर्जी को घेरा जाए। तो अब इस वक्त में आप परिस्थितियां ये हैं कि उनको तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि हमारी सरकार अब चली जाएगी, परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है उनके खिलाफ। तो अब अभिषेक बनर्जी को क्यों ना डांटे, उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको तो खिलाफत करनी है। तो अब ये सवाल जो है, ये सवाल वहाँ भी तो उठाए जा सकते थे विदेशों में, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ये सवाल नहीं उठाए। यहाँ आने के बाद उनको एक्स में ये सवाल दिखने लगे। आप सोचिए, एक्स में वो सवाल कर रहे हैं, मतलब मानसून सत्र शुरू होगा उसका भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। हो सकता मानसून सत्र में उनको ऐसा लगे कि ये सवाल उठाने का मौका ना मिले। और ये पूरा एक रवैया एक ही जैसा है इन लोगों का। जैसे कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी, वैसे टीएमसी भी सवाल उठाना लगी है। तो अब कोई वो नहीं है कि और भी जो विपक्षी दल है वो इस तरह से सवाल उठाने लगे, लेकिन फायदा इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे सवाल जो उठा रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिए, और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो 3 ठो कहाँ गए हैं। अरे 3 भी पकड़े जाएंगे। अब आप फिर वही वाली बात करते हो कि वहां पर हम जिस सरगना थे आतंकवादियों के उनके ठिकानों को ध्वस्त करें, आप 3 पे अटके हुए हो। तो वही बातें समझे करो कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि लीग मैच क्यों हार गए, तुम तो मोहल्ले का मैच क्यों हार गए। ये कहानी थोड़ी होती मेरे भाई। आपको ये देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप हम जीत के आए हैं। वर्ल्ड कप के जो पीछे जो होती तमाम चीजें भूल जानी पड़ती हैं, वो भी जीत जाएंगे। जब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारे लिए लीग मैच कौन है। देखिए, ये तो सीधी सी बात हो गई कि देश में आए तो वो जो राजनीति का रंग था, ममता बनर्जी का दबाव वो बना, और अभिषेक बनर्जी वो पहले सांसद निकलकर सामने आ रहे हैं जो डेलीगेशन में शामिल थे, और आकर अब सरकार पर। देखिए, यही मैं बात करता हूँ कि इन राजनेताओं के दोहरे रवैये हैं। ये हर जगह देखते हैं, जब इन्हें लगा कि भाई इस डेलीगेशन में शामिल होने का मौका मिला है, सरकार ने हमें बुलाया है, तो चलो शामिल भी हो जाते हैं। हम ये भी कहने के लिए हो जाएगा कि हम सरकार के साथ थे और हमने यहाँ पर पक्ष भी रख दिया, हमने लोकप्रियता भी देशवासियों की हासिल की, उनका भरोसा भी जीता। लेकिन अब बारी आई हमारे स्वार्थ की, अब बारी आ रही है अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, तो अब हम अपने स्वार्थ को यहाँ पर भुनाना शुरू करेंगे। अब हम वो सवाल दागेंगे जिससे हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, भले उसके लिए देश की सुरक्षा से हमें समझौता करना पड़े, भले उसके लिए हमें सेना का अपमान करना पड़े। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, पूछ रहे हैं कि 33 देशों में जाने से क्या हासिल हुआ। अब आपको देखिए कि ये तुरंत तो परिणाम आपको दिखेंगे नहीं, क्या हासिल हुआ, और ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये तो अभिषेक बनर्जी को खुद जवाब देना चाहिए था कि जिन 5 देशों में वो गए हैं वहां पर उन्हें क्या मिला। लेकिन वो ये खुद जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई जैसे सरकार ने उनको फंदे में बांध दिया था, अभिषेक बनर्जी को दोनों हाथ ऐसे बांध दिए थे और डेलीगेशन में भेज दिया गया कि जाइए अभिषेक बनर्जी, आप संजय झा के नेतृत्व में जाइए और डेलीगेशन में अपनी सहभागिता निभाइए। इस तरह की यहाँ पर नादानी कर रहे हैं। देखिए, ये ममता बनर्जी की राजनीति का एक बहुत बड़ा संकट भरा दौर है, जहां वो अरविंद केजरीवाल वाला हाल जो हुआ है उसी हाल में ममता बनर्जी भी जाने वाली हैं कि न घर की रहने वाली हैं न घाट की रहने वाली हैं। पिछले चुनाव में ही शुभेंदु अधिकारी ने उनको उनकी सीट से मात देकर ये जवाब दे दिया था। ममता बनर्जी ये बात अब जानती हैं और इसलिए वो कोई भी अब जो दाव है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं, हर दाव खेलना चाहती हैं, चाहे उसके लिए देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़े, चाहे वो फिर बंगाल को दंगा राज बनाना पड़े, कानून व्यवस्था से खेलना पड़े, और वो हो ही रहा है।
आप देखिए मुर्शिदाबाद के दाग अभी तक ममता बनर्जी के दामन से मिटे नहीं और वो देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बता रही हैं, चुनौतियां दे रही हैं। तो अभिषेक बनर्जी का ये जो बदला हुआ रवैया आया है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में आते ही स्वार्थ जाग जाता है और वो सत्ता की जो भूख होती है वो जाग जाती है और फिर ये बयान सामने आने लगते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ